हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का जो पेपर है एसआई का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो भी साइंस एंड टेक का करंट और स्टैटिक पार्ट जो है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा, सॉल्यूशन में कवर करवाऊंगा। मेरे पास जो पेपर है उसमें वो पेपर कोड आपको मैं थंबनेल या आपके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सा पेपर है। लेकिन मेरे इसमें साइंस जो स्टार्ट हो रही है वो 27 से स्टार्ट हो रही है। सवाल नंबर 27 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं बता देता हूं पहला सवाल कौन सा है। पहला है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? ठीक है, सवाल नंबर पहला। तो सवाल नंबर पहला, सबसे पहले मैं बात करूं नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो जहां भी आपको नैनो शब्द देखने को मिले, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 10 पे पावर -9 मीटर। ठीक है, इतने सूक्ष्म स्तर पर अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी है उसको आप क्या कहते हो? नैनो टेक्नोलॉजी। हालांकि इसके बारे में मैं कंप्लीट अब पूरी साइंस एंड टेक की सीरीज यहां पर लेकर आने वाला हूं, आप देखिएगा जरूर। ठीक है, वीडियो शूटिंग चल रही है, उसके भी शूट कर रहा हूँ वीडियोस में अभी, तो जल्दी अपलोड भी कर दूंगा। तो आपको उस दौरान कंप्लीट जो है नैनोटेक के बारे में आपको बता दूंगा, इंडियन और जो इंटरनेशनल जो व्यूज हैं इसके। अच्छा, मैं बात करता हूं सबसे पहले जो नैनोटेक वर्ड है वो किसने दिया। इस वर्ड को समझाने वाले साइंटिस्ट थे जापानीज, और उनका नाम था क्या? नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1974 में सबसे पहले नैनोटेक के बारे में बताया था। उसके बाद में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल या एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड फेमिन। रिचर्ड फेमिन, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी के जनक कहा गया। क्लियर बेटा? अगर मैं बात करूं, जो रिचर्ड फेमन है, रिचर्ड फेमन ने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। क्या कहा था? देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, कि आप बड़े ऊपरी काम कर रहे हो और ऊपर से काम कर रहे हो, अगर आप तह में जाओगे या डेप्थ में जाओगे तो आपको पूरा रूम मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप कह सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो फादर है रिचर्ड फेमन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 27 का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? जो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थर वेनबर्ग है, लिनस पॉलिंग है, रिचर्ड फेमन है, निकोला टेस्ला। तो जवाब आपको मिल गया होगा, आंसर आपका सी रहेगा, मतलब थर्ड रहेगा, रिचर्ड फेमन। सवाल नंबर 28 की बात हम कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बी वॉलेस इसके सहयोगी, ई एम सर्दन सहयोगी लालजी, और उनके सहयोगी एलेक्स जेफरी और सहयोगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स जेफरी, और उनकी जो टीम थी उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आप बायोटेक के अंदर कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा, हालांकि अभी तो बस मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं यहाँ पे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1984, और एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इंडिया में किसने बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इंडिया में सबसे पहले किसने बताया, फिर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, ठीक है, वो कह सकते हो आप। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लालजी सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? लालजी सिंह। और ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है, वो इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अगर इंडिया में अगर नाम पूछा जा रहा है तो लालजी सिंह का नाम आपको देना है। थर्ड आपका सवाल अगर मैं आपको बताऊं, तो 28 के बाद में आपका जो सवाल है वो है 31st। ठीक है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? ठीक है, पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाला जो पहला एयरक्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट जो है, वो कौन सा था? ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो था वो था अपोलो सेकंड। क्या था बेटा? अपोलो सेकंड। और ये जुलाई लगभग 16 से 20 या 24 के बीच में ये लॉन्च हुआ था। जुलाई 16 से, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जुलाई 1969 के करीब ये क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। ठीक है बेटा, और इसके जो कमांडर थे उस कमांडर का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा, आंसर होगा इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो सेकंड। ठीक है, आंसर है बी या थर्ड, सॉरी सेकंड। नेक्स्ट सवाल आता है आपका 34। एक पूरे एसआई के एग्जाम में एक इज्जतदार सवाल जो मुझे लगा इस शिफ्ट में, वो है निम्न में से कौन सा हिमन रक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए क्रायो प्रोटेक्टेंट? ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट, तो ये आखिर होता क्या है? हिमनद रक्षी आखिर होता क्या? तो मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, एक बार मैं साफ कर दूं।
तो बेटा इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लिसरॉल, डीएमएसओ और सुक्रोज। ठीक है, तो क्रायो प्रोटेक्टेंट होता क्या है? ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट होता क्या है? इसको आप हिंदी में, इसमें एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन नाम लिखा हुआ है, हिमन रक्षी। हिमन रक्षी, हिमन का मतलब है बर्फ। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि सर इसका काम क्या होता है? ठीक है, जो क्रायो प्रोटेक्टेंट होते हैं इनके काम क्या होते हैं? तो एग्जैक्ट सीधी सी बात, इसका काम यह है कि जब भी मान लो आर्कटिक या एंटार्क्टिक आपने नाम सुना होगा, वहां पर अगर आप किसी भी मॉडल वगैरह को सुरक्षित या किसी भी टिश्यूज को आप क्रायो प्रिजर्व करते हैं, क्रायो का मतलब आपकी पूरी दुनिया में कहीं भी आपको यह शब्द देखने को मिले क्रायो, क्रायो का मतलब होता है बहुत ही लो टेम्परेचर। क्या होता है बेटा? बहुत ही लो टेम्परेचर। मैंने कहा क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर जब आप किसी टिश्यूज को, जैसे वीर्य है, कोई एग है, कोई ऑर्गन है, इसको अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो, संरक्षित रख रहे हो, तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर वो क्या हो सकता है? फ्रीज हो सकता है, जम सकता है, और वो टिश्यू डैमेज हो सकता है, वो ऊतक क्या हो सकता है? उसमें क्षति उत्पन्न हो सकती है। क्लियर है? तो वहां पर बर्फ ना जमे, ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है ताकि वो टिश्यू क्या ना हो? डैमेज ना हो, उसके अंदर बर्फ ना जम जाए। समझ में आ गया? तो ऐसे पदार्थ जो कि बर्फ नहीं जमने देते इतने कम टेम्परेचर पर, उनको क्या कहा जाता है बेटा? क्रायो प्रोटेक्टेंट। समझ में आया? हिमन, ये जो हिंदी वर्ड थोड़ा अजीब सा है, हिमनद रक्षी। ठीक है, हिमन रक्षी या हिमनद रक्षी ऐसा कुछ कहते हैं इसको, इंग्लिश में आप याद रखिएगा। तो ये कौन कौन से ऐसे केमिकल होते हैं? तो मैं कुछ केमिकल्स के आपको नाम दे देता हूं। एक तो होता है बेटा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, दूसरा होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। एक होता है बेटा सुक्रोज, सुक्रोज। ग्लूकोज को भी आप ले लेते हैं कम टेम्परेचर के लिए थोड़ा बहुत जो है, ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज। और एक होता है बेटा जो आपने डीएमएसओ, डीएमएसओ, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसको कहते हैं। तो चार ऑप्शंस आपके पास में दिए हुए हैं। अब बताओ सोडियम हाइपोक्लोराइड मैंने कहीं पे लिखा है क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये सोडियम है OCl, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कहां पर यूज किया जाता है? जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा ना कि कोरोना के लिए जो है स्प्रे करने आते थे, जो सरकारी गाड़ी आती थी स्प्रे करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, तो सैनिटाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है बेटा? तो ये चीज याद रख लेना, ये आंसर नहीं है। बाकी जो सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको आपके सामने रखे हैं, डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड कहते हैं इसको, ग्लिसरॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये सब एंटी फ्रीज, एंटी का मतलब है विरोधी, फ्रीज मतलब जमना, ये टिश्यूज के अंदर बर्फ को जमने नहीं देते। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा कार्सिनोमा संबंधित है। ठीक है, कार्सिनोमा रेफर्स टू, सबसे पहला है, पहला ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर। दूसरा है त्वचा तथा म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर। और चौथा है प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य या मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए। लेकिन सबसे पहले आपको समझना क्या है? आपको समझना पड़ेगा कैंसर कितने टाइप का होता है। तो एक चीज याद रखो, आपका जो कैंसर है, ये कैंसर दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा बिनाइन, ठीक है, और एक होता है बेटा मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट, जैसा कि ऑप्शंस में आपको दिया हुआ ना, बिनाइन और मैलिग्नेंट। आखिर होता क्या है? बिनाइन जो है वो बेटा एक ही जगह पर रहता है, एक ही जगह पर कोशिकाएं इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है और ट्यूमर बना लेती हैं। ये बहुत कॉमन टाइप का है, ज्यादा थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। मतलब ये जो है इससे जीवन को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, सर्जरी से और वगैरह से आप ठीक कर सकते हो। लेकिन जो मैलिग्नेंट है इसको असाध्य भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा है ना, असाध्य। कहने का मतलब बहुत ज्यादा ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस। इसको ट्रीट करना, इसका क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर भी चला जाता है, फैलता रहता है ये बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज क्लियर आ गई। अब दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, ये आपका कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है? कार्सिनोमा में वो कैंसर, पहली बात तो कार्सिनोमा एक मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट, इसमें से कौन सा पहला हो गया? इसमें मैलिग्नेंट हो गया, पहली बात। ठीक है, मतलब ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलेगा। दूसरी बात ये है कि ये कहां पर पाया जाता है? तो आप कहोगे सर ये एक तो त्वचा में,
ठीक है, जो स्किन है। और दूसरी बात, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है किसी भी श्लेष्मा झिल्ली, जहां पर भी आपको श्लेष्मा झिल्ली देखने को मिलेगी वहीं पर आपको कार्सिनोमा देखने को मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर कार्सिनोमा जैसे आपके माउथ के अंदर कोई भी कैंसर होता है, ठीक है, मुख गुहा का कोई कैंसर हो गया, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, वेजिनल कैंसर हो गया, ये सब जो कैंसर है वो किसके टाइप है, वो कार्सिनोमा के टाइप है। तो आप कह सकते हो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा है, निम्न में से कोई नहीं, संयोजी ऊतक का बिनाइन तो है ही नहीं, हमने क्या कहा, मेलिग्नेंट है। तो तीसरा ऑप्शन है त्वचा व म्यूकस का असाध्य या मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो तीसरा ऑप्शन है मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो थर्ड आंसर आपका जाएगा। तो समझ में आ गया मेलिग्नेंट और बिनाइन का मतलब क्या होता है। बिनाइन एक ही जगह पर होता है और मेलिग्नेंट घूमता रहता है। और ये कैंसर के बारे में, ह्यूमन डिजीज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो हम आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि अंतरराष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित। ऑप्शन है यूजीसी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनएफसीसी, ठीक है, किससे संबंधित है। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल है क्या यार, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो आप कहोगे सर इस दुनिया के अंदर कुछ 4-5 समझदार सरपंच जो इकट्ठे होते हैं और वो बोलते हैं कि यार इंसान ने बहुत ज्यादा गंद मचा दी है, चारों तरफ हमने बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ऐसा करते हैं कि धरती को सांस वांस लेने दो, ग्रीन हाउस गैसेस थोड़ा इसका एमिशन कम कर दो। हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, इतना स्टैंडर्ड, इतने सालों तक हम क्या करेंगे, इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और इसके अलावा जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है उसके एमिशन को भी थोड़ा हम कम करेंगे। तो ये हम टारगेट रख लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में एक संधि, एक साइन किए जाते हैं कुछ देशों के द्वारा, समझ में आया। तो ऐसा था। अब यहां पर ये किससे संबंधित है, तो ये बेटा यूएनएफसीसी से संबंधित है। यूएनएफसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर मैं लिखूं तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनएफसीसी, वैसे ट्रिपल सी होता है ये, लेकिन फिर भी ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होता है यूएफसीसीसी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन फोर्थ रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, यूजीसी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और यूएनएफसीसी। क्लियर है बेटा। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। आगे सवाल नंबर 36 मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद सवाल नंबर आता है आपका 38। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं, एक निबल में। तो बेटा निबल, ये आपका किसका सवाल है, ये आपका कंप्यूटिंग यूनिट होती है। एक निबल के अंदर लगभग आपको 4 बाइट देखने को मिलता है, ठीक है, 4 बिट्स आपको देखने को मिलती है। तो 4 बिट आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। 4 बिट मतलब फोर्थ का मतलब है, फोर्थ पॉइंट नहीं है, दूसरा ऑप्शन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो ये आपका 38वें का हो गया दूसरा, फोर्थ। नेक्स्ट आता है 39 क्या कहता है बेटा, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक उपयोग करता है। इंग्लिश में भी कह देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूटिलाइज्ड बाय बैट्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइट पाथ, ठीक है। आप कह सकते हैं, सीधी सी बात अगर मैं सवाल आपको समझाऊं, कि रात के टाइम पे जब चमगादड़ चलती है तो अपने एक थूथन जो स्नाउट से क्या निकालती है बेटा, कुछ वेव्स निकालती हैं। और वो कौन सी टाइप की वेव्स होती है जिनके थ्रू वो क्या करती है, रास्ता देख लेती है, क्योंकि आंखें तो होती नहीं है बैट्स के अंदर। तो आप क्या कहोगे सर, चमगादड़ कौन सी वेव्स रिलीज करती है। पहली बात, जब ये वेव्स रिलीज करती है तो सामने अगर कोई अवरोध है तो अवरोध से वो वेव्स टकराती हैं और वापस आती हैं तो इनका स्नाउट वापस उसको कैच कर लेता है। और वापस कैच कर रहा है, इसका मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं कोई बॉल दीवार पर फेंकता हूं और सामने अगर कोई दीवार है तो बॉल टकरा कर वापस आ जाएगी। तो इससे मैं क्या समझूं, अगर मान लो अंधेरे में वो दीवार मुझे दिख नहीं रही, ठीक है, और अगर मैं बॉल फेंकता हूं तो सामने टकरा कर वापस आ गई, इसका मतलब सामने की कोई दीवार है, कोई अवरोध है। अगर बॉल सीधी चल गई वापस नहीं आई तो इसका मतलब सामने से रास्ता साफ है। तो अगर मैं वेव्स फेंक रहा हूं और टकरा कर वापस आ गई, इसका मतलब सामने अवरोध है, तो मैं मेरा रास्ता चेंज कर लूंगा कि भाई सामने दीवार है। अगर मेरी जो वेव्स है वो सीधी चली गई, इसका मतलब सामने कोई नहीं है, तो मैं सीधा जा सकता हूं, रास्ता साफ है। क्लियर है बेटा। कुछ इस तरीके से चमगादड़ चलती है, समझ में आया। इस कंडीशन को कहते हैं इको लोकेशन। क्या कहते हैं बेटा, इको लोकेशन, ठीक है, आप कह सकते हैं इको लोकेशन।
तो जब चमगादड़ इन वेव्स का उपयोग करके जब रास्ता देखती है, उस कंडीशन को आप इको लोकेशन कहते हैं। और इसके अंदर बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनका यूज किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स होती कौन सी है बेटा? बेटा वेव्स होती है 3 टाइप की। फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने टाइप की वेव्स होती है? तो आप कहोगे सर 3 टाइप की वेव्स होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना, तो सॉल्यूशन का मतलब है थोड़ा डिटेल तो बताऊं आपको। तो मैंने कहा जो वेव्स हैं, वेव्स का मतलब है सर तरंग। तरंग कितने प्रकार की? सर 3 प्रकार की। एक वो तरंग जिसकी 20 हर्ट्ज के आसपास या 20 हर्ट्ज से कम होती है, क्या? फ्रीक्वेंसी। एक दूसरी तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक हो सर? 20,000 हर्ट्ज तक हो। और एक तीसरी तरंग होती है बेटा जो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? ऊपर हो। ये जो तरंगे होती हैं इनको कहा जाता है बेटा इंफ्रासोनिक। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इनको ह्यूमन पहचान नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ना महसूस कर सकता। क्लियर है बेटा? दूसरी जो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती है इनको कहा जाता है बेटा ऑडिबल। क्या कहा जाता है बेटा? ऑडिबल, या हिंदी में कहते हैं इनको श्रव्य। इनको कहा जाता है अपश्रव्य। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? अपश्रव्य। हिंदी में अपश्रव्य। इनको कहा जाता है श्रव्य तरंगे। जैसा कि ऑडिबल हैं, तो ये वो तरंगे हैं जिनको ह्यूमन जो है सुन सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी तरंगों को सुन सकते हो, तो आप कहोगे सर हम ऑडिबल वेव्स को सुन सकते हैं। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे हैं वो आप सुन सकते हैं। तो आप जवाब देंगे सर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो भी तरंग होगी उसको हम सुन सकते हैं। बोलो इज इट ओके और नॉट? ठीक है, यहां तक इनको आप सुन सकते हो। बाकी ये जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे हैं उनको कहा जाता है बेटा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स यही तो काम में आती है यूएसजी के अंदर। जब आप यूएसजी या सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो आप कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक। तो आप डॉक्टर आपके पेट पर कुछ चीज घुमाता है, एक लिक्विड सा लगा के, क्या वो तरंगे आपको महसूस होती हैं? क्या नहीं होती ना। तो उन तरंगों को आप महसूस नहीं कर सकते, ना सुन सकते हो। कुत्ते महसूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं इन तरंगों को। कुत्ते, व्हेल मछली, बैट। समझ में आ गया? तो आप क्या कहोगे? बैट जो चमगादड़ है वो कौन सी तरंगों को यूज करती है? सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि जो चमगादड़ जो तरंगे यूज करती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता था 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। तो चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल नंबर था बेटा आपका 39। अब हम 41 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो रिमोट कंट्रोल आपने देखा होगा, मेनली एसी का रिमोट होगा, टीवी का रिमोट होगा, उसमें एक छोटा सा आगे गोला आपने देखा होगा, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर, वहां से कुछ एक तरंग जैसी कुछ स्थिति होती है निकलने की। तो वहां पर आप याद रखना बेटा, इनको कहा जाता है इंफ्रारेड। क्या कहा जाता है बेटा? इंफ्रारेड। इनको अवरक्त तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवरक्त तरंगे कहते हैं। नाइट विजन में भी, नाइट विजन जो कैमरा होता है ना बेटा, नाइट विजन कैमरा, आपने उड़ी अटैक देखी है जो मूवी है ना सर्जिकल स्ट्राइक वाली, उसके अंदर जो वो उड़ी अटैक के लिए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाते हैं, तो कैमरे में कुछ हरा हरा सा दिखता है ना अंधेरे में, वो बेटा कौन? नाइट विजन कैमरे होते हैं। नाइट विजन कैमरा जो है, नाइट विजन कैमरा, उसके अंदर अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अवरक्त इंफ्रारेड का। इसके अलावा आपकी जो टीवी के जो रिमोट वगैरह है, रिमोट, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी आपको इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। तो आपने कहा कि सर निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो आपका जवाब होना चाहिए अवरक्त तरंगे, और जो इंग्लिश में है इंफ्रारेड वेव्स। सेकंड आपका आंसर रहेगा। सवाल नंबर 42 की बात हम कर लेते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में ही हुआ है, पूर्ण स्वदेशी, ठीक है, कंप्लीट। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज कंप्लीटली डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड इन द इंडिया। तो आपको पता है बेटा EOS-01, आर्यभट्ट, IRNSS और GSAT-30। तो आपका जवाब क्या रहेगा बेटा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो प्रथम स्वदेशी क्या था? आपका प्रथम उपग्रह था, फर्स्ट सैटेलाइट था। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है बेटा आपका सवाल नंबर 43। कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? इसके लिए मुझे एक छोटा सा क्या चाहिएगा बेटा? एक पेन चाहिए और ये, ठीक है। अब मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं, 3D स्ट्रक्चर, ये कह रहा है कि बेटा त्रिविम संरचना। त्रिविम का मतलब है द्विविमीय संरचना का मतलब होता है, जैसे ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो द्विविमीय संरचना, परतीय संरचना होती है। मैं आपको दोनों ही संरचना बता देता हूं एग्जैक्ट। देखो ये संरचना होती है किसकी?
ये संरचना कार्बन कार्बन कार्बन, ये संरचना कैसी संरचना है? द्विविमीय संरचना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ऐसे कार्बन अगर जोड़ दूं, ये कार्बन कुछ इस तरीके से, तो ये जो स्थिति है वो एक ही अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर। समझ में आया? ये वाला जो, ये वाला। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होती है बेटा ग्रेफाइट की, जिसको ये 2D स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। तो मैं कहूंगी सर त्रिविमीय संरचना कैसी होती है? तो त्रिविमीय संरचना को समझने के लिए आपको सीधी सी बात है, आपको एक काम करना छोटा सा, आपको 3 पेन लेने, 3 पेन लेने कुछ इस तरीके से। तो आपको ये 3 पेनों की स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कुछ इस तरीके से, और एक पेन आप यहां पर ऊपर की तरफ लगा दीजिए, ये यहां पे ऐसे। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो त्रिविमीय संरचना है ये आपकी, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पेन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सॉरी। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर आपकी इसकी हीरे की होती है। अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं ये स्ट्रक्चर, तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आप ये ऊपर आपने कार्बन लिख लिया, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गई, एक बाहर की तरफ निकल रही है ये स्ट्रक्चर जो मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, और ये एक पीछे की तरफ, ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन। तो ये पूरी एक 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। समझ में आया? इस 3D स्ट्रक्चर का जो इस स्थिति को आप नजर आ रही होगी, ये स्थिति आपको हीरे में देखने को मिलती है, हीरा। तो आप कह सकते हो कि त्रिविमीय दृढ़ संरचना। इसीलिए तो आपका जो हीरा होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन का कौन सा अपर रूप, कौन सा एलोट्रोप जो है दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? इंग्लिश में विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए? जवाब रहना चाहिए हीरा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा लोग मरे हैं और बहुत खतरनाक बीमारी ये रही है। आपसे सवाल पूछा गया है ब्लैक फंगस पर। किससे पूछा गया है बेटा? ब्लैक फंगस। आपसे पूछा गया है कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है। कहने का मतलब पैथोजन आपसे पूछा है। ब्लैक फंगस जो है, जो काली फंगस अभी बहुत ज्यादा चल रही थी कोरोना के बाद, पोस्ट कोविड जो है बीमार लोग जो उनके अंदर आपको ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा था। इसका रीजन क्या था बेटा? इसका रीजन था कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा थे, या आप ज्यादा हैवी डोज अगर दे देते हैं स्टीरॉइड्स की, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जिसके कारण ये फंगस हमारी बॉडी पर अटैक कर सकता है। ठीक है बेटा, कहां पर पाया जाता है? नमी वाले स्थानों पर, सिलन वाले स्थानों पर, गोबर, मिट्टी, इन जगह पर ये आपको देखने को मिल सकता है। होता क्या है रोगजनक? तो बेटा इसका नाम इसमें लिख रहा है सिर्फ म्यूकर, लेकिन इसका पूरा नाम होता है म्यूकर माइकोसिस। क्या होता है बेटा? म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, याद रखोगे तो आंसर क्या रहेगा? 57 का 4th रहेगा म्यूकर। इसमें लिखा है लेप्टोस्पाइरा, पेनिसिलियम, लाइकोपोडियम और म्यूकर। तो आंसर विल बी 4th म्यूकर माइकोसिस, पूरा नाम आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 58 की बात हम कर लेते हैं। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन विच published report youth and COVID-19 that examine the impact of COVID-19 on jobs and education। आपसे पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी युवा एवं कोविड-19, युवा एवं कोविड-19। ठीक है, और ये किसने जारी की थी? ठीक है, ये किसने जारी की थी? तो मैं आपको बता देता हूं, युवा एवं कोविड-19 जो रिपोर्ट है वो ILO द्वारा जारी की गई थी। ILO क्या है? आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर मजदूर। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने जारी की थी। आज इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भैया जैसे मान लो कि मैं अभी स्टूडेंट हूं और पढ़ाई भी कर रहा हूं या पढ़ा भी रहा हूं या जॉब भी कर रहा हूं, तो इस कोविड-19 के कारण मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे एम्प्लॉयमेंट, मेरे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी मेंटल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी फाइनेंशियल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी सोशल इमेज कैसी हो गई है, इन सब पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो प्रभाव देखना, उसको एग्जामिन करना, ये आपका उद्देश्य था इस रिपोर्ट का। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई थी। तो एम भी मैंने आपको बता दिया इसका, और आपकी रिपोर्ट का
किसने दी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सवाल नंबर 60 की बात हम कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की थी। वर्जिन गैलेक्टिक एक अमेरिकन कंपनी है जिसके ऑनर है रिचर्ड ब्रेंसन। 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रेंसन के साथ में 3 लोगों की टीम, जिसमें हमारी भारत की शिरीषा बांदला, जिसे न्यूज़पेपर में भी आया था, भास्कर में भी सबसे फ्रंट पेज पे आई थी ये चीज, तो शिरीषा बांदला भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान, मतलब उसमें अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वहां पर गई थी। ठीक है, तो रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसमें आपका ऑप्शन जाएगा शिरीषा बांदला। ठीक है, शिरीषा बांदला, बुंदेला मत कर देना, ये बहुत क्लोज दिया। देखो शिरीषा शर्मा, बांदला, बेंद्रे और बुंदेला, इसीलिए पास इसीलिए दिए ताकि आप बहुत अच्छे से एक एक्यूरेट आंसर दे पाए। ठीक है, तो शिरीषा बांदला और आंसर विल बी थर्ड। तो ये आपका ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों दे दिया। नेक्स्ट सवाल की बात हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 60, और मुझे लगता है कि सवाल यहां पर खत्म हो चुके हैं। तो बेटा 60 सवाल, मतलब 60वां जो सवाल था, ये टोटल मैंने आपको ये पेपर का जो भी कोड रहेगा मैं थंबनेल में डाल दूंगा। मुझे कोड के बारे में नहीं पता कौन सा कोड है ये, तो ये पेपर मैंने कंप्लीट डिस्कस आपसे कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करने का रीजन मुझे जरूर बता के जाना, ताकि मैं अगले वीडियो में अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। अगला जो एनालिसिस है वो आपको अभी मिल जाएगा, दूसरा एनालिसिस भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूं। अभी जितने भी पेपर अभी हुए हैं एसआई के, सारे पेपर्स का एनालिसिस में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।